नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों का मैं भावना बाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी कैसे हैं? आशा है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत जानदार होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो रही होगी। तो आइए बच्चों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। और ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि दूसरा टॉपिक भी आज हमारा शुरू हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे मुझे बताएं कि आप लोग मुझे सभी सुन पा रहे हैं, कि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। महाकाल सभी बच्चों पर कृपा करे, सभी बच्चों का सिलेक्शन कराए और आप में एकाग्रता दे और आप सभी को अंदर से शक्ति दे, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकें और एक जेन्युइन सिलेक्शन आप लोग ले सकें। तो ऐसी शुभकामना पूरी RWA टीम आपको देती है मेरे रूप में। तो प्यारे बच्चों, आओ अब मुझे बताओ कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। मेरे ख्याल से सभी प्यारे साथी मुझे सुन पा रहे होंगे और सभी बच्चों तक मेरी ये जो आवाज़ है, फटी सी आवाज़ जो कि फटे बैंड की तरह हो रही है, पहुंच रही होगी। ठीक है, तो आओ भाई, क्लास को अब हम शुरू कर देते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। हेडिंग डालेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप लोगों की किडनी के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र की बात चल रही थी। तो किस तरीके से हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो काम करता है, इस बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की बात चली थी। उत्सर्जन तंत्र जो होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है और चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है, तो आ जाओ बच्चा, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि हमारी जो किडनी होती हैं, ठीक है, जिगर, बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी बायोलॉजी की क्लास लेनी है बेटा, जीएस पोर्शन में पूछा जाता है, WTPO में बायोलॉजी। तो आपको एक दो क्वेश्चन मिलेगा जीएस पोर्शन में, तो उसके लिए आप क्लास कर सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बिल्कुल सही हैं, सारे बच्चे सब ठीक चल रहा है। और अब हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं शुरू। अब सुनो मेरी बात। कल की क्लास में हमने किडनी के बारे में बात करी कि किडनी जो होती है आप लोगों की फिल्ट्रेशन करती हैं। किडनी का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। किडनी आप लोगों की 130 से 170 ग्राम की होती हैं। किडनियां जो होती हैं इनका कलर होता है लाल भूरा, है ना। और किडनियां पेरिटोनियल कैविटी में होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो किडनी थी इनके अंदर पाई जाती हैं कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट, जिनको कहते हो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेफ्रॉन कितने होते हैं आपके गुर्दों में? लगभग 1 मिलियन के आसपास आपके पास आपकी एक किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। अब हमने बात करनी है कि ये जो नेफ्रॉन है इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मैंने आप लोगों को हेडिंग डलवाई थी नेफ्रॉन। ठीक है, आप लोगों ने हेडिंग डाली थी नेफ्रॉन्स, जिनको हम लोग व्रकाणु के नाम से जानते हैं हिंदी में, व्रकाणु। अब मैम ये जो नेफ्रॉन होते हैं, ये जो व्रकाणु है, ये कितने पार्ट्स में बटे होते हैं? तो ये 2 हिस्सों में बटे होते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, कौन कौन से? एक हिस्सा होता है बोमन का कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल जिसको कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल। अब आप लोगों ने बहुत सारे कैप्सूल के बारे में सुना होगा। ठीक है, जैसे गैस बन रही है पेट में तो कैप्सूल खा लिया, बुखार हो रहा है तो डॉक्टर का दिया कैप्सूल खा लिया, विटामिन ई का कैप्सूल खा लिया, विटामिन डी का कैप्सूल खा लिया। तो एक और कैप्सूल है जो तुम्हारी किडनी में भी है, जिसको कहते हैं बोमन का कैप्सूल। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि बोमन संपुट कहाँ पाया जाता है। तो बोमन का जो संपुट होता है वो तुम्हारी किडनी में होता है। क्लियर हो गई बात? एक हिस्सा तो ये हुआ। मैम दूसरा हिस्सा होता है, आप बताते हो, जिसको रीनल ट्यूबुल। रीनल ट्यूबुल, ये कल मैंने आपको लिखवाई थी दोनों चीजें। रीनल ट्यूबुल जिसको हम लोग कहते हैं रीनल नलिका। तो रीनल नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये भी आप लोगों की किडनी में होती हैं। रीनल ट्यूबुल, रीनल नलिकाएं जिनको कहा जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मैम बोमन का कैप्सूल जो है ये कैसी संरचना है, या इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जो बोमन की संरचना है ना, इसमें पाए जाते हैं ग्लोम्युरुलस, ग्लोम्युरुलस फिल्टर। इसके अंदर देखने को मिलते हैं ग्लोम्युरुलस फिल्टर। ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलते हैं ग्लोम्युरुलस फिल्टर, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोम्युरुलस, जिसको हम कहते हैं ग्लोम्युरुलस छन्निया। आपको पेपर में पूछा जाता है कि ग्लोम्युरुलस छन्नियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ये जो आपकी ग्लोम्युरुलस छन्नी होती हैं
ग्लोमेरुलस फिल्टर होते हैं, ये आपके बोमन कैप्सूल में पाए जाते हैं दोस्तों। मैम कैसे पाए जाते हैं बताओ, तो चलिए आइए बताती हूँ। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ और अच्छे से समझना। देखो भाई, ये आपका बोमन का कैप्सूल है, कप लाइक होता है दोस्तों ये, जैसे कोई चाय पीने वाला कप होता है ना, देखो ऐसा सा लग रहा है चाय पीने वाला कप, बोमन का कैप्सूल है ये तुम्हारा बोमन का कैप्सूल है। देखो ये है आपकी किडनी के अंदर जो पाया जाता है बोमन कैप्सूल, ठीक है। अब ये जो बोमन का कैप्सूल होता है, इसी के अंदर पाए जाते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, यानी ग्लोमेरुलस छन्नी। कहाँ है? ये रही, देखो ग्लोमेरुलस छन्नियाँ, ये रही दोस्तों, इसके अंदर पाई जाती हैं ये ग्लोमेरुलस छन्नियाँ। ये हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, देखो ये रहे। जैसे जब तुम चाय छानते हो तो चाय छानने वाली छन्नी के अंदर आपको छोटी छोटी छन्नियाँ दिखती है ना, वैसे ही आपकी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, इन नेफ्रॉन में भी आपको दिखते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, यानी कि ये स्ट्रक्चर है कप वाली, इसको कहते हैं बोमन का कैप्सूल। ये है दोस्तों बोमन कैप्सूल, इसको आप कहते हो बोमन्स कैप्सूल। तो ये बोमन का कैप्सूल है, बोमन संपुट है। अभी मैंने पीछे लिखा था ना हिंदी में, इसको कहते हैं बोमन का संपुट। तो ये बोमन का संपुट है। और मैम ये जो अंदर व्हाइट कलर से आपने बनाई है, ये है फिल्टर दोस्तों, ग्लोमेरुलस, ये है ग्लोमेरुलस फिल्टर। तो ये है दोस्तों ग्लोमेरुलस छन्नियाँ, ग्लोमेरुलस फिल्टर, ये जो तुम्हें छोटे छोटे दिख रही हैं। मैम अब आगे की संरचना बनाओ। तो इतना संरचना तो समझ में आ गई, दो चीजें समझ में आ गई कि भाई जो आपका नेफ्रॉन होता है उसके दो भाग हैं, एक तो बोमन का कैप्सूल और एक रीनल ट्यूबुल। बोमन का कैप्सूल जो होता है इसी के अंदर होती है ग्लोमेरुलस छन्नियाँ, ठीक है। चलो आओ यहाँ पे देखो, तो आपने लिख दिया कि बोमन के कैप्सूल में ही पाई जाती है ग्लोमेरुलस छन्नी। अब आते हैं यहाँ पर कि मैम यहाँ पर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पाई जाती है नलिकाएं। नलिकाएं बोले तो ट्यूब, जैसे एक ट्यूब होती है पीसीटी। पीसीटी किसका हिस्सा है? तो रीनल ट्यूबुल का हिस्सा है, यानी कि रीनल नलिकाएं, नलिकाएं होती है छोटी छोटी नली। तो ऐसी नलियां जिनको हमने तीन हिस्सों में बांटा है, एक होती है पीसीटी, एक होती है दोस्तों लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले जिसको कहते हो, लूप ऑफ हैनले, क्या कहेंगे? लूप ऑफ हैनले जिसको कहते हो, हैनले के लूप। हैनले एक साइंटिस्ट का नाम है, हैनले के लूप कहते हैं जिसको, हैनले एक साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों, तो इसको कहते हैं हैनले के लूप, ठीक है। अब ये जो हैनले के लूप होते हैं, ये लूप आप लोगों के कहाँ होते हैं? आपकी किडनी में। आपको पूछा जाता है कि लूप ऑफ हैनले हमारे शरीर में कहाँ होते हैं। ऑप्शन दे देगा लीवर, ऑप्शन दे देगा किडनी, ऑप्शन दे देगा हार्ट, ऑप्शन दे देगा लंग्स। तो आपको पहचानना है कि लूप ऑफ हैनले हमारी किडनीज में होते हैं, हमारे गुर्दों में होते हैं। तो लूप ऑफ हैनले भी एक तरीके की संरचना भी पढ़ाऊंगी। ये आपके किसका पार्ट होती है? रीनल ट्यूबुल का पार्ट होती है। और मैम तीसरा हिस्सा क्या है यहाँ? तीसरा हिस्सा होता है डीसीटी। तीसरा हिस्सा हो जाता है दोस्तों डीसीटी, तीसरा हिस्सा यहाँ पे हो जाता है डीसीटी। तो पीसीटी की फुल फॉर्म भी अभी बताऊंगी, डीसीटी की फुल फॉर्म भी अभी बताऊंगी, और लूप ऑफ हैनले को भी अभी पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी संरचनाएं आपके व्रकाणु को बनाती हैं, आपके नेफ्रॉन को बनाती हैं। आपने बोमन का कैप्सूल समझ लिया, कप लाइक होता है और इसी के अंदर रहते हैं फिल्टर, ये समझ लिया। अब मैम ये कहाँ होती है? पीसीटी। तो आओ अब पीसीटी बताती हूँ कहाँ है। देखो जब मैं आपको ये पिंक कलर से बना रही हूँ, ये छोटी सी नलिका ऐसे, ये है दोस्तों पीसीटी। तो बोमन के कैप्सूल के नीचे से निकलती है पीसीटी, ये पीसीटी है दोस्तों, ठीक है, ये पीसीटी है। अब पीसीटी के बाद आते हैं लूप ऑफ हैनले, ऐसे, ये लूप ऑफ हैनले हैं दोस्तों। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाए हैं ये लूप ऑफ हैनले हैं, ऐसे एक ऊपर जा रहा है एक नीचे को आ रहा है, ये लूप ऑफ हैनले है। तो ये दोनों क्या है? ये स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हैनले। लूप का मतलब होता है ऐसे कोई चीज जब लहराती है, तो लहरा रहे हैं ना देखो। और हैनले मतलब हैनले नाम के साइंटिस्ट ने देखा था इन्हें, इसलिए इनका नाम हो गया लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले इनको कहते हैं, हैनले के लूप है ये, हिंदी में अभी पीछे लिखवाया था, हैनले के लूप दोस्तों, इनको कहते हैं हैनले के लूप, ये हैनले के लूप है। अब आगे बढ़े हम, और आगे बढ़े तो एक नलिका होती है जिसको मैं ऐसे येलो कलर से बना रही हूँ, ये होती है दोस्तों डीसीटी,
इसको कहते हैं डीसीटी। ये पीसीटी हो गई पिंक कलर में और ये येलो कलर में हो गई डीसीटी, ठीक है। और यहाँ पर होती है एक और संरचना ऐसे, जिसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिव डक्ट। ये है कलेक्टिव डक्ट, इसको कहते हैं कलेक्टिव डक्ट, ठीक है। कलेक्टिव डक्ट है ये, यानी संग्रहित नलिका, इसको कहते हैं संग्रहित नलिका। ये है संग्रहित नलिका, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, मूत्र का संग्रह, यानी यहाँ पर यहाँ से निकलकर मूत्र यहाँ आ जाएगा इसके अंदर। तो ये पूरी स्ट्रक्चर अभी समझाऊंगी। तो ये पूरा डायग्राम है आपके नेफ्रॉन का, ये पूरा डायग्राम है आपके व्रकाणु का। मैम ये तो एक डायग्राम, एक व्रकाणु का डायग्राम बताया है आपने। ऐसे कितने होते हैं हमारी किडनी के अंदर, तो ऐसे आपकी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं दोस्तों। ये किसका डायग्राम है जो मैंने आपको लिखवाया है ये, तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। ऐसा दिखता है आपका नेफ्रॉन, ऐसा दिखता है आपका व्रकाणु। आपका जो किडनी के अंदर व्रकाणु होते हैं ऐसे दिखते हैं, और एक किडनी में लगभग 1 मिलियन आपके व्रकाणु होते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन होते हैं दोस्तों। ये तो एक का फोटो दिखाया है, ऐसे 1 मिलियन होते हैं आपकी किडनी में, दोनों किडनियों में 2 मिलियन हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आई ना बात, क्लियर। मैम आज तक आपने मेरा रिप्लाई नहीं करा, बेटा क्वेश्चन पूछो तो हम रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है, क्लियर। ड्राइवर के पार्ट में अगर आप लोग देखोगे सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो कांस्टेबल वगैरह के अंदर होता है बेटा, दिल्ली पुलिस में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। लगभग कांस्टेबल में भी बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आप मानकर चलो बायोलॉजी से, जबकि दूसरे पार्ट में 1 से 2 आपको मिलते हैं बायोलॉजी के। बेटा पीसीटी डीसीटी की अभी फुल फॉर्म अभी बताऊंगी, ठीक है। चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं। अब हमने पढ़ लिया नेफ्रॉन का डायग्राम, अब इनके काम पढ़ते हैं एक एक करके कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ। देखो ये जो लूप ऑफ हेनले होते हैं ना, ये जो हमने यहाँ लिखा था लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। जो लूप ऑफ हेनले होते हैं ना, इनके 2 हिस्से होते हैं दोस्तों। लूप ऑफ हेनले, हेनले के जो लूप होते हैं ये 2 होते हैं। हेनले के लूप ये 2 होते हैं। मैम 2 कौन कौन से होते हैं, इनका नाम है, यानी ये 2 भागों में बांटे गए हैं। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। एक होता है असेंडिंग लाइन, जिसको आप कह देते हो असेंडिंग लाइन, ठीक है। असेंडिंग का मतलब वही जो ऊपर को जा रहा है, असेंडिंग, असेंडिंग लाइन है ना। और एक होता है डिसेंडिंग लाइन, एक होता है डिसेंडिंग लाइन। तो आपको कई बार ये भी पूछ लेता है कि असेंडिंग लाइन और डिसेंडिंग लाइन जो है ये किसका पार्ट होते हैं। आप लोग बताते हो कि असेंडिंग लाइन और डिसेंडिंग लाइन जो होते हैं ये लूप ऑफ हेनले का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। असेंडिंग लाइन और डिसेंडिंग लाइन जो होते हैं ये किसका पार्ट होते हैं, आप लोग बताते हो लूप ऑफ हेनले का पार्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन सा असेंडिंग है कौन सा डिसेंडिंग है। ये जो ऊपर को जा रहा है ये असेंडिंग है बच्चा, ये असेंडिंग है, ठीक है। ये असेंडिंग है, असेंडिंग मतलब ऊपर बढ़ना, सीढ़ियों पे चढ़ना। और ये जो नीचे को आ रहा है बच्चा ये डिसेंडिंग है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग लाइन जो होते हैं ये किसका पार्ट होते हैं, तो ये लूप ऑफ हेनले का ही पार्ट होते हैं। तो लूप ऑफ हेनले को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। चलिए आइए अब एक एक करके इनके काम को पढ़ते हैं। तो आपने पूरा नेफ्रॉन का जो पार्ट था उसको चित्र के अकॉर्डिंगली समझ लिया, अब इनके फंक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले जब हमने पढ़ा कि मैम जी ये जो ये होता है बोमन का कैप्सूल, बोमन का जो कैप्सूल होता है, बोमन्स कैप्सूल का क्या काम होता है। तो बोमन जो कैप्सूल होता है दोस्तों, बोमन का संपुट बोलते हैं जिसको, ये बोमन का संपुट, इसका काम क्या है, इसका खुद का तो कोई काम नहीं, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर है जो फिल्टर को होल्ड करके रखती है। मतलब इसी के अंदर होती हैं छन्नियाँ। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमोरुलस फिल्टर पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग लिखेंगे ग्लोम्यूरुलस फिल्टर पाए जाते हैं, ठीक है, फिल्टर, या कई बार छन्नी भी लिख देते हैं। तो आपको पेपर में पूछेगा
कि हमारी किडनी के अंदर वो कौन सी संरचना है जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्टर पाए जाते हैं। तो आप कहोगे बोमन कैप्सूल में होते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, तो बताएंगे ग्लोमेरुलस फिल्टर्स आर प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, ग्लोमेरुलस फिल्टर पाए जाते हैं बोमन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं कि मैम ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या काम करते हैं, तो हेडिंग देंगे ग्लोमेरुलस फिल्टर। ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लोमेरुलस फिल्टर्स होते हैं इनके बारे में अब बात करेंगे। इनको शॉर्ट में हम छन्नियाँ भी लिख देते हैं या छन्नी लिख देते हैं, क्योंकि ये छन्नी है दोस्तों, आपको पता है इन्हीं में होता है रुधिर का शुद्धिकरण। यही रुधिर को छानते हैं दोस्तों, तभी तो इनका नाम है छन्नियाँ। तो रुधिर को छानना, इनका काम होता है रुधिर को छानना। ठीक है, आप लोग लिखोगे रुधिर को छानती हैं। ये क्या काम करती है ग्लोमेरुलस छन्नियाँ, रुधिर को छानती हैं दोस्तों। यही करती हैं फिल्टर ब्लड, इसका काम होता है फिल्टर ब्लड। तो यहीं पर आपका जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। आपके ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन है वो इन्हीं के अंदर आकर छनते हैं। अब समझना अच्छे से कि कैसे छानती हैं। देखो, अब आप लोगों का जो खून है आपके शरीर से, यहाँ पर ऐसे ऐसे दो धमनी और दो शिराएं आती हैं ऐसे, और दोस्तों एक ऐसे। ठीक है, तो एक होती है एफेरेंट, एक होती है एफेरेंट। जब मैं आपको दिखाऊं डायग्राम तो आप उससे चीजों को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, देखो इस डायग्राम को देखो, यहाँ आपको क्लियर दिखेंगी। तो मैंने जो अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था वो ये था बोमन का कैप्सूल, ये रहा, और इसके अंदर होते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। अभी आपने समझे थे, ये बोमन का कैप्सूल है जो दिख रहा है, और ये इसके अंदर छन्नियाँ हैं जो वाइट वाइट आपको दिख रही हैं। थोड़ा और बड़ा करूं तो आपको विजिबल होगा, देखो, है ना। अब इसके अंदर आपको छन्नियाँ दिख रही हैं, इन छन्नियों के अंदर खून आता है और खून ऐसे जाता है, फिल्टर होकर खून जाता है। तो देखो यहाँ पर दो आप लोगों की वो होती है, एफेरेंट एट्रियोल होता है और एफेरेंट एट्रियोल होता है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा याद रखोगे। इफेरेंट होता है दोस्तों एक इफेरेंट, ठीक है, इफेरेंट धमनी इसको कह सकते हो, इफेरेंट धमनी का। ठीक है, एक होती है एफेरेंट धमनी का, एफेरेंट, एक होती है बच्चा एफेरेंट एट्रियोल। ठीक है, इसको कहते हैं एफेरेंट। ये इफेरेंट है, ये एफेरेंट है। ठीक, अच्छे से समझना चीजों को, धमनी का। तो आपने अभी भी देखा कि आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है इसके पास दो तरीके की धमनिकाएं निकलती हैं, एक होती है इफेरेंट, एक होती है एफेरेंट, जिसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रही हूँ। ये देखो, ये वाली क्या है, इफेरेंट। इफेरेंट का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर से खून जा रहा है इसके जरिए, और वो खून ग्लोमेरुलस फिल्टर में यही ले जा रही है। तो इसके अंदर ऐसा खून है जिसमें टॉक्सिन है, ये सारा खून ले जाकर यहाँ डाल देती है दोस्तों, यहाँ डाल देती है छन्नियों में। अब छन्नियों के अंदर वो खून फिल्टर होता है, वो खून फिल्टर हुआ तो एक गड़बड़ होती है। गड़बड़ ये होती है दोस्तों, है ना, क्लास रुक रही है, ऐसा मेरे सामने तो नहीं हो रहा है बच्चा की क्लास रुक रही है। इन दोनों को याद रखना बेटा, इफेरेंट और एफेरेंट धमनिकाएं कहाँ होती हैं, आपके गुर्दों में। गुर्दों में कहाँ होती हैं, बोमन कैप्सूल के अंदर जो फिल्टर हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, वहां जाकर ये दोनों जुड़ी होती हैं। तो देख पा रहे हो, एक ये जा रही और एक ये जा रही। ठीक है, ये क्या काम करती है, एफेरेंट वाली जो होती है ये क्या काम करती है, तो ये अशुद्ध रुधिर को जो फिल्टर है, ग्लोमेरुलस फिल्टर है, उनमें ले जाकर डालती है। तो आपके शरीर से जो गंदा खून आया है वो इसमें जाता है और ये खून यहाँ जाकर यहाँ तक पहुंचा देती है। तो ग्लोमेरुलस फिल्टर जो होते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर जो हैं दोस्तों आप लोगों के, ग्लोमेरुलस छन्नियां जो होती हैं उन छन्नियों में खून को ले जाकर डालती है ये वाली धमनी। इफेरेंट धमनी जो होती है ये क्या करती है, ग्लोमेरुलस छन्नियों में खून को ले जाकर डालती है। क्यों ले जाकर डालती है, जिससे खून साफ हो सके, जिससे खून छन सके, ठीक है, फिल्टर हो सके खून।
अब खून जब फिल्टर हो जाता है यहाँ पर, तो उस शुद्ध खून को आपके अंगों तक भेजने का काम कौन करती है? तो अंगों तक भेजने का काम करती है एफेरेंट। तो उस शुद्ध खून को अंगों तक भेजने का काम, अंगों में भेजना, वापस से आपके शरीर में सप्लाई कर देती है उस खून की कौन? एफेरेंट। तो इफेरेंट का काम हुआ ग्लोमेरुलस फिल्टर में खून भेजना, फिल्टर में रक्त भेजना। लो मैंने लिख दिया। तो ये क्या काम करती है? इसका काम होता है ट्रांसफर ब्लड टू ग्लोमेरुलस फिल्टर। तो मैं यहां लिख देती हूं ट्रांसफर ब्लड टू ग्लोमेरुलस फिल्टर। तो ये ग्लोमेरुलस फिल्टर में ब्लड को भेजती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि छन्नी में रक्त को भेजती है दोस्तों। समझ में आ गई? कौन? इफेरेंट। और जब वो खून यहाँ पर फिल्टर हो जाता है, उसी अच्छे खून को वापस आपके शरीर में भेजने का काम एफेरेंट करती है, आपकी बॉडी में भेजने का काम इफेरेंट। अब इसको लिखवा दूंगी, पहले मैकेनिज्म समझ लो अच्छे से, ठीक है। क्लास बैक तो नहीं हो रही बेटा भारती, बंटी, आपका ही मैसेज आ रहा है सिर्फ मेरे पास। तो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब हमने पढ़ना है कि मैम यहाँ पर खून फिल्टर हुआ तो कैसे हुआ? जब आप चाय पीते हो, तो चाय को जब आप छानते हो, तो आपके साथ क्या होता है कि अच्छी वाली चाय तो कप में गिर जाती है जाकर, और चाय की पत्ती, अदरक, इलायची छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है दोस्तों, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पर जो गंदे टॉक्सिन है वो तो छनकर नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में आपके शरीर से आया गंदा खून, आपके शरीर से इसके जरिए, ये है आपके शरीर से आया गंदा खून, ये कौन सी धमनी है? इसको कहोगे इफेरेंट। ये है दोस्तों इफेरेंट नलिका, ये इफेरेंट एट्रियोल है, ठीक है। ये इफेरेंट आर्ट्रियोल है आप लोगों का, इफेरेंट है दोस्तों। ये इफेरेंट धमनी है दोस्तों आप लोगों की, इफेरेंट धमनी का है। क्लियर? इसने क्या करा? शरीर के अंगों से रक्त को इकट्ठा करके इनके अंदर ले जाकर डाल दिया, इन फिल्टर में ले जाकर डाल दिया। अब ये फिल्टर क्या करेंगे? रुधिर को छानेंगे। मैम रुधिर जब छनेगा तो जो गंदी गंदी चीजें हैं वो छनकर यहाँ आ जाएंगी। यहाँ जो टॉक्सिन है आपके खून में, जो आपके खून में विषैले पदार्थ हैं, वो ऐसे छनकर यहाँ आ जाते हैं, जिनको मैं पिंक कलर से आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये आ गए दोस्तों छनकर, यहाँ आ गए, नीचे आ गए छनकर। जब आप चाय छानते हो तो चाय, अच्छी चाय छनकर छन्नी में से आती है। यहाँ पर क्या हुआ? उल्टा होता है, यहाँ पर टॉक्सिन छनकर आ जाते हैं नीचे, और अच्छा खून यहाँ रह जाता है। इसके अंदर ये अच्छा खून है, अच्छे खून को मैं आपको रेड कलर से दिखा रही हूँ। ये अच्छा खून ऊपर रह जाता है और टॉक्सिन नीचे आ जाते हैं। अच्छा खून वापस इसके जरिए आपके अंगों में भेज दिया जाता है। ये क्या है? ये एफेरेंट है दोस्तों, ये एफेरेंट एट्रियोल है, ये एफेरेंट आर्टियोल है आपका, ठीक है। ये क्या है? एफेरेंट। एक इफेरेंट होती है, एक एफेरेंट होती है। तो ये क्या है दोस्तों? ये एफेरेंट है। क्लियर? इतनी बात तो समझ में आई कि कौन गुर्दों में गंदा खून ला रहा है और कौन गुर्दों से गंदा अच्छा खून ले जा रहा है। तो आपने कहा इफेरेंट तो आपके गुर्दों के अंदर गंदा खून ला रही है, और उस गंदे खून को फिल्टर होने के बाद जब वो खून अच्छा हो रहा है तो उसको वापस अंगों तक पहुंचाने का काम एफेरेंट कर रही है। एफेरेंट आपके अंगों में खून को ले जाती है, आपके ऑर्गन तक उस ब्लड की सप्लाई कर देती है। ठीक है, समझ में आई बात? अब मैम जो टॉक्सिन पदार्थ थे वो छनकर नीचे आ गए मैम जी नीचे। तो फिल्टर यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्टर का क्या काम है? आपके किडनी के, आपका जो खून है उसको छानना, ये काम करते हैं, छानने का काम। जब ये यहाँ पर छने तो कुछ अच्छी चीजें भी छनकर आ जाती हैं, क्योंकि वो बहुत पतली हैं, बहुत छोटी हैं, जैसे ग्लूकोज और जैसे अमाइनो एसिड। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होते हैं ये बहुत छोटे हैं बेटा, बहुत नन्हे हैं, तो ये पार करके इन छन्नियों को आ जाते हैं यहाँ नीचे। अब ग्लूकोज तो अच्छी चीज़ है, ग्लूकोज को तो आपको पार नहीं करने देना अपने बॉडी के अंदर से, और आपका जो अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, वो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनको भी आपको अपने बॉडी से बाहर नहीं निकालना है। इसीलिए अब होता क्या है कि जब ये सारे टॉक्सिन पदार्थ पीसीटी में आ जाते हैं, तो पीसीटी क्या करती है, यहाँ पर ये जो ग्लूकोज आ गया है इस ग्लूकोज को भी रीएब्जॉर्ब कर लेती है, और जो अमाइनो एसिड आ गए हैं
उनको भी रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो पीसीटी का काम क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। तो ये आपको पूछा जाता है कि पीसीटी क्या करती है। तो चलो आओ एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। तो आपने पढ़ लिया इन दोनों का काम, ये रुधिर को छानती है। तीसरे नंबर पर आती है पीसीटी। मैम पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल। ठीक है, तो इसको कहते हैं समीपस्थ, समीपस्थ नलिका। इसको कहा जाता है समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका क्यों कहते हैं इसको? पास वाली नलिका। समीपस्थ का मतलब है पास, क्योंकि आपने देखा ये बोमन कैप्सूल के एकदम पास है। ये जो पिंक कलर से आपको दिख रही है बोमन कैप्सूल के एकदम पास है। तो पीसीटी जो होती है इसका नाम होता है समीपस्थ नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल इसकी फुल फॉर्म है। तो मैम ये किसके पास होती है? बोमन कैप्सूल के पास है। ये देखो, ये बोमन कैप्सूल है जो मैंने आपको पीले रंग से बना रखा है। ये बोमन कैप्सूल है बच्चा, ये आपका बोमन कैप्सूल है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये बोमन कैप्सूल के करीब है, आपको दिख रहा है। आप देख पा रहे हो कि पीसीटी जो होती है ये बोमन कैप्सूल के करीब है, इसीलिए इसको कहते हैं समीपस्थ नलिका। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? ये क्या करती है दोस्तों? ये जो आपके ब्लड में छनकर आ गए हैं ग्लूकोज, आपके ब्लड से छनकर जो आ गया है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, उनका एब्जॉर्प्शन करती है, उनका पुनः अवशोषण करती है। इसका काम होता है पुनः अवशोषण। इसका ग्लूकोज का लिख लीजिए, इसका काम होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज व अमीनो अम्लों का पुनः अवशोषण। अमीनो अम्ल होते हैं प्रोटीन, अमीनो अम्लों का पुनः अवशोषण। तो यहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज और पुनः जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका पुनः अवशोषण करती है। तो पेपर में प्रश्न आएगा कि कौन सी नलिका है जो ग्लूकोज और अमीनो अम्लों का पुनः अवशोषण करती है? आप कहोगे पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल होती है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। इसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन, इसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। भैया ग्लूकोज तो अच्छा है, उसको तो आपके शरीर से बाहर नहीं पहुंचाना है, तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। एंड अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड भी अच्छी है, प्रोटीन भी अच्छी होती है, उनको भी आपके शरीर से बाहर नहीं निकालना है, आपके रक्त से बाहर निकालना है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, केरेटिनिन, इन सबको। तो प्यारे बच्चों ग्लूकोज को नहीं निकालना है, अमाइनो एसिड को नहीं निकालना है, तो ये वापस से आपकी पीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका काम इतना होता है पीसीटी का। अब जो आगे बढ़ता है सिलसिला, अब पीसीटी ने क्या करा? ग्लूकोज को और प्रोटीन को रीएब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर निकला था आपके खून से वो भी चलता जा रहा है, ऐसे 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 चलता जा रहा है। एक्स्ट्रा वाटर इस तरीके से चलता जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो एक्स्ट्रा वाटर, अब यहाँ पर जो लूप ऑफ हेनले होता है वो क्या काम करता है? तो लूप ऑफ हेनले यहाँ पर एक काम करेगा। क्या? लूप ऑफ हेनले के दो हिस्से मैंने बताए थे, असेंडिंग लाइन और डिसेंडिंग लाइन। तो अब बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। क्लियर? ठीक है मैडम, अगर बेटा आपने सीजीएल में नोट्स बना लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इनको ना हिंदी में भी इनके यही नाम रहते हैं, ऐसे करके आपको पेपर में पूछा जाता है हिंदी में भी दोस्तों। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हमने बात करा कि यहाँ पर आप लोगों का जो लूप ऑफ हेनले होता है इसका क्या काम होता है, तो हेडिंग डालेंगे लूप ऑफ हेनले। अब हम लोग पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनले को। लूप ऑफ हेनले, हेनले के लूप क्या काम करते हैं? हेनले के लूप, तो ये जो हेनले के लूप होते हैं ये दो होते हैं, मैंने अभी बताया था। ठीक है, एक होता है असेंडिंग लाइन, इसके अंदर असेंडिंग लाइन होता है दोस्तों, असेंडिंग। ठीक है, जिसको ऊपरी लाइन के नाम से भी जानते हो, ऊपरी लाइन, या हिंदी में कई बार आपको असेंडिंग लाइन में लिखा जाता है सीधा सीधा। और दूसरा होता है डिसेंडिंग लाइन,
दूसरा है दोस्तों डिसेंडिंग लाइन। दूसरा आप लोगों ने देखा वो होता है डिसेंडिंग लाइन। ठीक है, डिसेंडिंग लाइन जिसको आप कहते हो, यानी कि निचली जो आप लोगों की लाइन होती है, निचली लाइन के नाम से इसको जान देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो असेंडिंग है वो क्या काम करेगा और जो डिसेंडिंग है वो क्या काम करेगा। असेंडिंग जो होगा ये H पॉजिटिव आयनों को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयनों का अवशोषण होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों का अवशोषण होता है। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनका अवशोषण होता है यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों का अवशोषण कहाँ होता है, आप बताओगे असेंडिंग लाइन में होता है। या आपको ये भी बोल सकता है कि NaCl, या जो आपका सोडियम और क्लोराइड होते हैं पानी में, जो आपके खून में नमक था उस वो भी यहाँ पे फिल्टर होकर आया, उसके अंदर जो आप लोगों के लवण थे उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ऊपरी लाइन में होता है। NaCl और हाइड्रोजन आयनों का अवशोषण कहाँ होता है, आप बताओगे असेंडिंग लाइन में। तो आप लोग बताते हो एब्जॉर्प्शन, आप लोग बताकर चलते हो यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड NaCl। NaCl और हाइड्रोजन आयन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि मैम ये क्या काम करती है डिसेंडिंग लाइन। तो दोस्तों डिसेंडिंग लाइन करती है अतिरिक्त जल का अवशोषण। खून में जितना भी पानी था ना वो सब छन के आ गया नीचे। अब सारा पानी तो शरीर से बाहर नहीं निकालना, कुछ पानी तो चाहिए शरीर को भी। तो यहाँ पर जो आपका पानी है वो वापस से रीएब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में। आपकी किडनी जो है वो पानी को रीएब्जॉर्ब भी करती है, सिर्फ उतना पानी बाहर निकालेगी जितना टॉक्सिन को धकेलने के लिए जरूरी है। तो आप लोग बताएंगे कि ये जो डिसेंडिंग लाइन होती है यहाँ पर क्या होता है, अतिरिक्त जल का, यहाँ पर क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सब रीअब्जॉर्ब कर लेती है, अतिरिक्त जल को पुनः अवशोषित करती है। ये पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषित करती है। तो ये पूछा जाता है कि किडनी के अंदर हमारी कौन सी लाइन होती है जो मूत्र से अतिरिक्त जल को अवशोषित करती है, तो ये डिसेंडिंग लाइन है। तो ये क्या करती है, रीएब्जॉर्ब, इसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। तो आपके मूत्र में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको ये रीएब्जॉर्ब कर कर वापस आपकी बॉडी में भेज देती है। ठीक है, अगर ज़्यादा पानी निकलेगा तो आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, पानी की कमी हो जाएगी आपके शरीर में, इसीलिए अतिरिक्त जल को एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी के अंदर वापस से भेज देती है। अब इसके बारे में एक और प्रश्न आता है, ऊंट के बारे में सभी ने सुना है। ऊंट बिना पानी के कई दिन तक जिंदा रह सकता है। ऊंट जो होता है वो सॉलिड, मतलब वो मूत्र भी नहीं करता कई कई दिनों तक, और कई बार वो जब मल जो मूत्र त्यागता है वो सॉलिड फॉर्म में त्यागता है। एक होता है कि एक चूहा होता है प्यारे बच्चे, कंगारू चूहा, एक कंगारू की शेप का एक चूहा होता है, वो भी सॉलिड रूप में मूत्र का त्याग करता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ऊंट हो गया और दोस्तों कंगारू चूहा हो गया। कंगारू चूहा, इनके बारे में प्रश्न आया है, ऊंट और कंगारू चूहा। जो कैमिल होता है, कैमिल एंड कैंगरू रैट जो होता है, जो कैंगरू रैट होता है दोस्तों, ये जब अपने मूत्र का त्याग करते हैं तो ये ठोस मूत्र का त्याग करते हैं, ठोस मूत्र का त्याग करते हैं, है ना। आप लोग जब मूत्र त्यागते हो तो पानी की फॉर्म में त्यागते हो। आप जब टॉयलेट जाते हो तो टॉयलेट जब आपके शरीर से निकलता है तो पानी तो निकलता है, लेकिन ये जब अपने शरीर से मूत्र को त्यागते हैं तो सॉलिड मूत्र होता है इनका, सॉलिड मूत्र का त्याग करते हैं। ठीक है, आपको पेपर में पूछेगा कि कौन से ऐसे 2 जंतु हैं जो ठोस मूत्र त्यागते हैं, आपने कहा ऊंट और कंगारू चूहा। ठीक है, तो आप लोग बताकर चलते हो कैमिल एंड कैंगरू रैट। तो ये क्या करते हैं, सॉलिड यूरिन करते हैं दोस्तों, सॉलिड यूरिन। ऊंट हर बार सॉलिड यूरिन नहीं करेगा, लेकिन जब उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो तब भी वो ठोस यूरिन कर सकता है, यानी अपने मूत्र को ठोस में कन्वर्ट कर लेता है, सॉलिड में, जिससे उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। और ऊंट की जो असेंडिंग ये और ऊंट की जो डिसेंडिंग लाइन होती है ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिस वजह से इसके शरीर में पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और ये कई दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है।
तो आपको प्रश्न आता है कि ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, किस कारण? तो ऊंट की जो डिसेंडिंग लाइन होती है वो काफी लंबी होती है। ऊंट जो होता है दोस्तों कैमिल, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, कैमिल, इसकी जो डिसेंडिंग लाइन होती है वो काफी लंबी होती है। ठीक है, तो इसकी जो निचली लाइन होती है, इसकी निचली लाइन अधिक लंबी होती है दोस्तों। इसकी डिसेंडिंग लाइन जो है वो काफी लंबी है, जिसकी वजह से यहाँ पानी का अवशोषण ज्यादा होता है। यानी इसकी डिसेंडिंग लाइन पानी को बाहर ही नहीं जाने देती, शरीर से अंदर ही पहुंचा देती है वापस बॉडी में, और ऊंट के शरीर में पानी बना रहता है, जिससे ऊंट बिना पानी के भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो ऊंट की जो डिसेंडिंग लाइन है वो काफी लंबी होती है, तो लिखेंगे डिसेंडिंग लाइन इज नॉर्मली लॉन्ग, एक्स्ट्रा लॉन्ग। ठीक है, एक्स्ट्रा लॉन्ग होती है दोस्तों इसकी जो डिसेंडिंग लाइन होती है। इसी वजह से ये लंबे समय तक रेगिस्तान जैसे एरिया में बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है अमीशा, प्यारे बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे अगले स्ट्रक्चर की। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का काम भी पढ़ लिया। अब भैया जो मूत्र था, मतलब अब पानी वानी सब एब्जॉर्ब हो गया मूत्र से, अब जो यूरिन था जिसको मैं हल्के पीले रंग में दिखा रही हूँ, वो ऐसे 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 यहाँ पहुँचता है। तो ये डीसीटी क्या काम करती है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे डीसीटी। भाई दोस्तों डीसीटी का क्या काम होता है? ये जो डीसीटी होती है इसकी भी फुल फॉर्म आती है डीसीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं दूरस्थ, ये दूर है दोस्तों, दूरस्थ नलिका, इसको कह दिया जाता है दूरस्थ नलिका। मैम किससे दूर है ये बोमन के कैप्सूल से दूर है, इसको कह देते हैं दूरस्थ नलिका। तो देखो ये बोमन के कैप्सूल से काफी दूर है। भाई पीसीटी को क्यों कहा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, समीपस्थ, क्योंकि ये बोमन कैप्सूल के पास थी। अब ये तो देखो बोमन कैप्सूल से कितनी दूर है, या ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो बोमन कैप्सूल से काफी दूर है ये, इसीलिए इसको कह देते हैं डीसीटी, यानी कि दूरस्थ नलिका। ये क्या काम करती है? ये मूत्र को दोस्तों कलेक्टिव डक्ट में पहुंचाती है। तो मूत्र को संग्रहित नलिका में पहुंचाना, मूत्र को संग्रहित नलिका में पहुंचाना, ठीक है, नलिका में पहुंचाना, इसका काम होता है कि जो मूत्र बन गया है उसको संग्रहित नलिका में पहुंचाती है। ट्रांसफर, इसका काम है दोस्तों ट्रांसफर यूरिन टू कलेक्टिव डक्ट, तो ये कलेक्टिव डक्ट में पहुंचाती है जो मूत्र होता है उसको। समझ में आ गई बात? तो मूत्र को कहाँ पहुंचाती है? संग्रहित नलिका में पहुंचाती है, कलेक्टिव डक्ट तक पहुंचाती है। कैसे? देखो डायग्राम में दिखाऊंगी कि कैसे। तो देखो यहाँ पर आया मूत्र और देखो यहाँ पहुंचा दिया मूत्र को। अब मूत्र यहाँ कलेक्ट है, अब ये मूत्र है आप लोगों का, यहाँ पर आपका मूत्र संग्रहित हो रहा है दोस्तों। अब ये मूत्र जो संग्रहित हो रहा है आप लोगों का, इसको अब आप लोगों की बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो देखो अभी जो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया पढ़ाई ना, वो आपके गुर्दे के अंदर हो रही थी, वो आपके गुर्दे के अंदर हो रही थी इस तरीके से। अब मूत्र संग्रहित नलिका में आया ये यहाँ पे, और यहाँ से होता हुआ ऐसे नीचे को खिसका, यहाँ से होता हुआ ऐसे नीचे को आया। अब मूत्र जो है पहुंचा दिया जाएगा यूरेटर में। ये क्या है? ये जो दो नलिकाएं दिख रही हैं इनको कहते हैं यूरेटर। ये जो मैं ब्लैक कलर से बनाती हुई ला रही हूँ ये दो नलिकाएं हैं जिनको कहते हैं यूरेटर। ये कैसी नलिकाएं हैं दोस्तों? यूरेटर हैं ये, इनको कहा जाता है यूरेटर। इनको क्या कहते हैं? इनको आप लोग कह देते हो यूरेटर। ठीक है, ये जो यूरेटर है इनको सीधा सीधा बोला जाता है मूत्र नलिका। ये होती है मूत्र नलिका। ये जो आपने पढ़ा था ये मूत्र संग्रहित नलिका थी, कलेक्टिव डक्ट को कहते हैं संग्रहित नलिका। ठीक है, ये मूत्र संग्रहित नलिका या संग्रहित नलिका आप इसको कह सकते हो, लेकिन ये केवल क्या थी? संग्रहित नलिका। यहाँ संग्रहित हो रहा था ब्लड, मूत्र।
अब ये मूत्र पहुंचा दिया जाता है कहाँ, आप बताते हो यूरेटर के जरिए, यानी मूत्र नलिका में। अब ये मूत्र नलिका मूत्र को लेकर आती है इस वाली संरचना में। ये जो आपको यहाँ संरचना दिख रही है इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। इसको कहा जाता है दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर। मैम यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, यह है मूत्राशय। मूत्र का मतलब मूत्र, आशय मतलब घर, यानी यहीं आकर अब मूत्र बैठेगा, यहीं पर मूत्र संग्रहित, यहीं पर मूत्र इकट्ठा होगा और वो तब तक यहाँ बैठा रहेगा जब तक आपको मूत्र त्यागने की इच्छा नहीं होगी। जब तक आप जब तक आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, तब तक वो मूत्र यहीं बैठा रहता है दोस्तों, मूत्राशय में। तो इस मूत्राशय के अंदर क्या होता है, मूत्र का संग्रह होता है। तो कई बार आपको पूछा जाता है कि डीसीटी के बाद जो अगला स्ट्रक्चर आता है यूरेटर, अगला स्ट्रक्चर कौन सा होगा भाई, यूरेटर। आपको पूछेगा कि ये यूरेटर क्या काम करती है। मूत्र नलिका, कितनी मूत्र नलिकाएं होती हैं हमारे पास, ये भी प्रश्न बनाए पेपर में। तो आप बताओगे हमारे पास 2 गुर्दे होते हैं और 2 गुर्दे होते हैं तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2। तो एक गुर्दे से एक मूत्र नलिका निकलती है, इनकी संख्या 2 होती है दोस्तों, इनका नंबर 2 होता है। कैसे, देखो ये आपका एक किडनी है, ये आपकी ऐसे दूसरी किडनी है। अब आपकी किडनी के अंदर मूत्र बन गया, उस मूत्र को ऐसे और उस मूत्र को ऐसे नीचे की तरफ ले जाने का काम कौन करती है, यही होती है यूरेटर। यही है दोस्तों यूरेटर, इन्हीं को कहते हैं मूत्र नलिका। ये कितनी होती है, आपने अभी भी देखा ये 2 है, इन्हीं को कहते हैं मूत्र नलिका। एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। ये क्या करेंगी, मूत्र को लाकर डाल देंगी एक स्ट्रक्चर में ऐसे, ये वाली, इस वाली स्ट्रक्चर में मूत्र को लाकर डाल देंगी। इस संरचना को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, इसी में होती है पथरी। कई बार आपने सुना है ना कि पथरी हो गई भैया उसको, तो इसको कहते हैं मूत्राशय। मूत्राशय, इसमें क्या होता है बच्चा, इसी में मूत्र का कलेक्शन होता है। तो अगली जो स्ट्रक्चर है वो है मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसमें क्या होता है, इसके अंदर मूत्र इकट्ठा होता है, इसको कहते हैं मूत्राशय। तो यहाँ पर होता है मूत्र का संचय, यहीं पर आपका मूत्र जो है वो संचित होता है। तो कौन सी संरचना मूत्र का संचय करती है, आपको पूछा जाता है, तो आप बताते हो यूरिनरी ब्लैडर। मूत्र का संचय होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है, मूत्र का संचय होता है। यूरिन स्टोर हेयर, तो यूरिन जो होता है यूरिन कलेक्ट हेयर, तो यहीं पर आपका जो मूत्र होता है वो कलेक्ट होता है। अब जब आप लोगों को मूत्र त्यागने की इच्छा होती है तो यहीं से मूत्र यूरेथ्रा के जरिए, यूरेथ्रा मतलब मूत्र जिसको आप कहते हो मूत्र मार्ग, उसके जरिए आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। अब बड़े ध्यान से समझना आप लोग कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसकी कैपेसिटी पूछी जाती है कि ये कितना मूत्र कलेक्ट कर सकता है, इसकी क्षमता पूछी जाती है दोस्तों। इसकी क्षमता कितनी होती है दोस्तों, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी कैपेसिटी के बारे में पूछेगा। तो जो लड़के होते हैं ना, बॉयज होते हैं लड़के, लड़कों के अंदर इसकी क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है। लड़कों में ये कितना मूत्र कलेक्ट कर सकता है, 500 ml से दोस्तों 700 ml लड़कों के अंदर इसमें मूत्र जो है वो कलेक्ट हो सकता है। लड़कों का जो यूरिनरी ब्लैडर है थोड़ा ज़्यादा मूत्र को कलेक्ट कर सकता है और लड़कियों के अंदर इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। अगर लड़कियों की बात हम लोग करते हैं, अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स में जो इसकी कैपेसिटी है वो लगभग आप बताते हो 300 से 500 ml होती है। तो लड़कियों में मूत्र का कलेक्शन कम होता है, लड़कों में ज़्यादा। लड़कों का यूरिनरी ब्लैडर ज़्यादा यूरिन कलेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं, इसकी कैपेसिटी पूछी जाती है किसमें कितनी होती है। क्लियर। अब जब आप लोगों को यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि यूरिनेशन की फीलिंग हमें कब आने लग जाती है, यानी अब हमें टॉयलेट जाना है ऐसा कब फील होने लग जाता है, तो फीलिंग ऑफ यूरिनेशन आपको पूछेगा। आपको पूछेगा फीलिंग ऑफ यूरिनेशन कब होती है, फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, मूत्र त्याग की इच्छा कब होती है, मूत्र त्याग इच्छा कब होने लग जाती है कि भाई कितना मूत्र यहाँ पर कलेक्ट हो जाए जिससे तुम्हें लगने लगता है कि अब टॉयलेट जाना है। तो लगभग आप लोग बताओगे कि जब यहाँ पर 200 ml मूत्र का कलेक्शन हो जाता है
200 ml जब यहाँ पर मूत्र कलेक्ट हो जाता है तो तभी आपको ऐसा लगने लगता है कि अब हमें यूरिन त्यागना है। अब हमें कहाँ जाना है दोस्तों? अब हमें जाना है वॉशरूम। तब आपको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लियर? अच्छा अंकिता जी शुक्रिया प्यारे बच्चे। हाँ हम किडनी डोनेट कर सकते हैं, बिल्कुल हम एक किडनी पर जिंदा रह सकते हैं। अब आपने समझ लिया। तो यहाँ पर यूरिनेशन फीलिंग कब आती है? 200 ml से ml पर आपको आनी शुरू हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यूरिन आपकी बॉडी में बना है, जो यहाँ कलेक्ट है, जो यहाँ भर रहा है, इसको जब हम बाहर निकालते हैं तो कौन से ऑर्गन के जरिए निकालेंगे? यूरेथ्रा के जरिए। अब आता है इसके बाद अगला स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। इनको मैं नंबर दे दूं, है ना। पीसीटी तीसरे पर आया था और लूप ऑफ हेनले जो था ये चौथे नंबर पर आया है। चौथे नंबर पर इसके ये दो पार्ट थे, आपने पढ़ लिया। टीसीटी जो था ये 5वें नंबर पर है, जिससे आप सीक्वेंसली चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, और यूरेटर जो आया है ये 6ठे पर है, ये 7वें पर है। और अब हम बात करेंगे 8वें नंबर की। अब जो मूत्र है वो 8वें सेक्शन पर पहुंचेगा। कौन सा सेक्शन है 8वां? 8वां है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, यहीं से मूत्र जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यूरेथ्रा जो होता है ये बेसिकली लड़कों में एक ऐसी जगह होती है जहां मैंने आपको बताया था मूत्र और सीमन, मूत्र और वीर्य दोनों एक साथ निकलते हैं यहाँ से। तो ये पूछा जाता है मूत्र व वीर्य, ठीक है, मूत्र व वीर्य को निकालने के लिए समान मार्ग आपको पेपर में पूछा जाता है कि लड़कों के अंदर वो कौन सी संरचना है जहां पर मूत्र और वीर्य एक साथ निकलते हैं। मतलब मूत्र और वीर्य एक ही ऑर्गन से रिलीज होते हैं लड़कों के अंदर, वो हो जाता है यूरेथ्रा। तो बताओगे सेम पैसेज और excretion ऑफ सीमन एंड यूरिन। तो लड़कों में यूरिन और सीमन जो है वो इसी एक जगह से निकलता है, यूरेथ्रा से। ठीक है, अब इस यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है लड़कों में पूछा जाता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई। तो इस यूरेथ्रा की जो लंबाई होती है बॉयज के अंदर वो पूछी जाती है कितनी होती है। इस यूरेथ्रा की जो लंबाई लड़कों में होती है आप लोग बताकर चलते हो 18 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। लगभग इंचेस में पूछे तो 7 से 8 इंचेस आप बताकर चल सकते हो। ठीक है, तो 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। इस यूरेथ्रा की लंबाई कई बार गर्ल्स में भी पूछ लेता है, लड़की में। लड़कियों में गर्ल्स में कितनी होती है? अब गर्ल्स में इसकी लंबाई लगभग 1.5 इंचेस ही होती है। ठीक है, यानी कि लगभग 1.5 इंचेस की होती है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास, लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? आज हम पढ़ने वाले थे न्यूट्रिशन। मुझे लगा शायद ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जल्दी खत्म कर दूंगी। ठीक है, एफेरेंट और इफेरेंट में डिफरेंस ये है बच्चा कि एक शरीर के अंगों से गंदा खून लाकर किडनी में डालती है ग्लोमेरुलस फिल्टर में, और एक फिल्टर हुए खून को वापस आपके अंगों में ले जाती है। एक तो गंदे खून को लाकर डाल रही है और एक अच्छे खून को सप्लाई कर रही है, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वैसे एक दो पॉइंट और बताऊंगी, उसके बाद आपकी क्लास को ऑफ कर रहे हैं फिर हम। अब आप लोगों को आपकी किडनी से संबंधित कुछ और फैक्ट पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि हमारी जो किडनी होती हैं इनमें इनका किडनी जो होती है इसके अंदर आपके जो गुर्दे होते हैं इनमें एक आप लोग बता सकते हो कि आपके गुर्दों की कार्य प्रणाली सही से हो रही है, आपके गुर्दे अच्छे से काम कर रहे हैं। इस चीज के लिए एक जांच हम लोग करा सकते हैं, एक जांच हम लोग करा सकते हैं, टेस्ट हम लोग करा सकते हैं। उसका नाम होता है GFR। तो गुर्दों के लिए एक जांच होती है, GFR कहते हैं जिसको।
इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोम्युरुलस, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोम्युरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोम्युरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, इसको कहते हैं ग्लोम्युरुलस छन्नी दर, ठीक है, या निस्पंदन दर भी कह देते हैं कई बार। यानी आपके जो ग्लोमेरुलस फिल्टर हैं वो कितनी स्पीड से आपके मूत्र को, आपके खून को छान रहे हैं, तो ये होता है आपकी गुर्दों का जीएफआर। अगर आपके गुर्दों का जीएफआर हम लोग बात करें प्रतिदिन कितना होता है, प्रतिदिन यानी एक दिन में, पर डे, आपके जो ये होते हैं गुर्दे, ये कितने मूत्र को फिल्टर कर सकते हैं, तो बताओगे 180 लीटर। 180 लीटर मूत्र जो होता है पर डे आपके जो गुर्दे हैं वो फिल्टर कर सकते हैं दोस्तों। 180 लीटर, सोचो कितना कितना मूत्र ये फिल्टर कर सकते हैं। तो आपके गुर्दों की जो जीएफआर होता है, आपके गुर्दों का जो फिल्ट्रेशन रेट होता है, वो होता है, आप लोग बताकर चलते हो, 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन है ये, ठीक है। कितना होता है, 180 लीटर पर डे, याद रखना पर डे बता रही हूं, पर डे। और यही वैल्यू आपको प्रति मिनट भी पूछी जाती है, प्रति मिनट, आपको ये प्रति मिनट भी पूछी जाती है, यही दर प्रति मिनट भी पूछी जाती है, पर मिनट आपको पूछी जा सकती है ये दर। तो पर मिनट जब आपको पूछी जाती है तो आप लोग बताकर चलते हो, ये होती है 120 ml, 120 ml पर मिनट। तो पर मिनट पूछ रहा है या पर डे पूछ रहा है, वो भी याद रखोगे आप लोग। तो मैंने आपको दोनों वैल्यू लिखवाई है, दोनों पूछी जाती हैं पेपर में। पूरे 24 घंटे की बात करें, पूरे एक दिन में आपकी किडनियां 180 लीटर मूत्र को फिल्टर कर सकती हैं। और मिनट की बात करें, पर मिनट कितना मूत्र फिल्टर करती हैं, तो 120 ml करती हैं पर मिनट, 120 ml करती हैं पर मिनट, ठीक है। अब एक बच्चे कह रहे हैं कि मैम यूरेथ्रा लड़कियों में नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यूरेथ्रा जो होता है यानी मूत्र को निकालने वाला जो एंट्रेंस होता है, यानी जहां से आपके यूरिनरी ब्लैडर से मूत्र निकलकर महिलाओं के जब रास्ते से बाहर आएगा, तो उस छोटी सी स्ट्रक्चर को यूरेथ्रा का नाम दे दिया जाता है, महिलाओं में भी। बट बेसिकली यूरेथ्रा होता पुरुषों में ही है। इसकी लंबाई देखो पुरुषों में सबसे ज्यादा है, लेकिन महिलाओं में इसकी लंबाई बहुत कम है। तो कई बार इस लैंग्वेज से प्रश्न आ जाता है कि महिलाओं में मूत्रमार्ग कितना होता है, महिलाओं में मूत्रमार्ग की लंबाई कितनी होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि 1.5 इंचेस होती है। बट कभी भी पूछे कि यूरेथ्रा किसका मार्ग होता है, तो ये पुरुष में होता है दोस्तों, ये पुरुषों के अंदर ही होता है, ये मेल में होता है, ये फीमेल में नहीं होता। लेकिन कई बार आपको प्रश्न बनता है पेपर में कि महिलाओं में जो यूरेथ्रा है या महिलाओं में मूत्र की निकासी के लिए जो मार्ग होता है वो कितना होता है, तो 1.5 इंचेस आप बता सकते हो, ठीक है। ऐसे करके प्रश्न आ जाता है, क्लियर। चलो अब हम आगे बात कर रहे हैं कि जीएफआर जो होगा वो आप लोगों ने पढ़ लिया, आपकी किडनी का कितना होता है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है बेटा, ये आपको पूछा गया प्रश्न है, पीवाईक्यू ये वाला, ये आपको पूछा गया था कि पर मिनट कितना होता है हमारे गुर्दों का जीएफआर, 120 ml होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में एक दो पॉइंट और बताऊंगी गुर्दों से संबंधित, और फिर आपका न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चा। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में हाँ डायलिसिस वगैरह कराऊंगी कल मैं आपको बताऊंगी 2-4 पॉइंट और किडनी के बारे में, किडनी किस प्रक्रिया पर काम करती है, गुर्दों की आर्टिफिशियल जब आप रक्त का शुद्धिकरण करते हो उसको डायलिसिस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होता है यूरिन का, कल मैं आपको ये भी बताऊंगी। आपका जो मूत्र होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो मूत्र में बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से भी आपको पूछ लेता है कि मूत्र में यूरिया कितना होता है, क्रिएटिनिन कितना, तो कल इनको एक बार फिर से पढ़ेंगे। आज इतना ही छोड़ देते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, प्रणाम सभी को, ठीक है ना। चलो, डायलिसिस इसलिए होता है जब हमारी किडनियाँ अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, हमारी किडनी फेल हो गई है, या किडनियाँ खुद रुधिर का शुद्धिकरण नहीं कर रही, तो फिर मशीन से खून को शुद्ध कर कर आपकी बॉडी में डाला जाता है। तो डायलिसिस जब होता है जब गुर्दे अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है। चलो, बुक आप लोग खरीद सकते हो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन से।